स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स वो दिए गए हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग में। एसर का जो रिपोर्ट है जो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है स्टूडेंट्स, एनजीओ प्रथम के द्वारा। तो उस रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ स्टेटमेंट्स वो यहाँ पे दिए गए हैं और आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको यहाँ पे चूज करना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इसको एनुअल बेसिस के ऊपर रिलीज किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये आपको एनसीईआरटी के द्वारा नहीं, एनजीओ प्रथम के थ्रू ये जो एसर का जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एनसीईआरटी के द्वारा भी एक सर्वे है उसको कंडक्ट किया जाता है जिसको कि हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रूप से जानते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसको कंडक्ट किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स एसर का जो रिपोर्ट का आउटकम्स है उसको गवर्नमेंट के द्वारा रेफर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसके अंदर इनका जो रेफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि एनजीओ प्रथम के द्वारा रिलीज किया जाता है। 2005 के समय से रिलीज किया गया है इसको एनुअल बेसिस के ऊपर से। आप देखिए क्या ये स्कूल बेस्ड सर्वे है, सिटीजन लेड स्कूल बेस्ड सर्वे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट जो एनजीओ प्रथम का जो ये सर्वे है एसर का जो रिपोर्ट है वो आपको स्कूल बेस्ड नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये आपको हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे देखने के लिए मिलता है। हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है और हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे आप देखिए कि ये रूरल एरियाज के अंदर कंडक्ट होता है, अर्बन एरियाज के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है जो हर एक स्टेट के सभी जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पे क्या सर्वे किया गया था 2023 का जो सर्वे है उस दौरान में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स हर एक स्टेट का एक रूरल आपको रूरल डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, हर एक स्टेट का एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नाम के जो स्टेट हैं हमारे यहाँ पे, इन जो दो स्टेट्स के वहाँ पे टू रूरल स्टेट्स हैं उनको, टू रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो एनजीओ प्रथम के बारे में पता होना चाहिए, एसर का रिपोर्ट के बारे में। आप देखिए कि 2023 का जो सर्वे कंडक्ट हुआ वो बियॉन्ड द बेसिस के पर्सपेक्टिव से उस सर्वे को कंडक्ट किया गया है। नॉर्मली ये जो सर्वे है आपको 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका रीडिंग का जो एबिलिटी है, बेसिक मैथमेटिक्स रीडिंग का एबिलिटी, न्यूमरेसी है, उस सभी को चेक किया जाएगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सर्वे है उसको बियॉन्ड द बेसिस कंडक्ट किया गया। 14 to 18 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके थ्रू जो सर्वे है वो कंडक्ट हुआ है। सर्वे के आउटकम्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा चिल्ड्रंस के ऊपर में, कोविड-19 के अंदर में आप देखिए कि जो स्कूलिंग है वो भी आपको डिजिटल वे में देखने के लिए मिला। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी सर्वे के अंदर बेसिकली आउटकम के रूप में देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट ये 2023 का जो सर्वे था एसर के द्वारा निकाला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये स्कूल बेस नहीं है, हाउस होल्ड बेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और सभी जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर नहीं किया गया है। आप देखिए कि हर एक स्टेट से एक जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर किया गया और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 2 आपको जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो राइट आंसर है इसका डी, नन, कोई भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स एसर का ही रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ जो फैक्ट्स हैं। आप देखिए कि एसर का जो रिपोर्ट है 2005 से पब्लिश किया जाता है। एसर का जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है एनजीओ प्रथम के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट सिटीजन लेड हाई आपको लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे देखने के लिए मिलेगा जो कि हाउस होल्ड बेस इसको कंडक्ट किया जाता है, स्कूल के अंदर में नहीं कंडक्ट होता है। स्टूडेंट्स हाउस होल्ड बेस आपको ये जो सर्वे है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में स्टूडेंट्स स्कूलिंग का जो स्टेटस है उसको एग्जामिन किया जाता है। जो फाउंडेशनल लर्निंग है चिल्ड्रंस का हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं रूरल एरिया के अंदर में डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ पे जो नेशनल वाइड सर्वे है वो आपको कंडक्ट होता हुआ ये देखने के लिए मिलेगा। एसर का जो रिपोर्ट है स्टूडेंट 2021 के समय में हमारे यहाँ पे एक अवार्ड आपको देखने के लिए मिलता है। उस अवार्ड को हम जानते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो इनको दिया गया था एनजीओ प्रथम को, क्योंकि एनजीओ प्रथम के द्वारा ये जो सर्वे कंडक्ट होता है तो एनजीओ प्रथम को ये जो अवार्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है 2021 के समय में। तो आप देखें कि इस तरीके से आपको अवार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या इसको कोई अवार्ड दिया गया है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या इस इंस्टीट्यूशन को नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस बेसिकली यूएन का कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 टाइम आपको जो नोबेल प्राइज है वो देखने के लिए मिलता है।
यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 टाइम नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। कुछ दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसको डिस्कस किया था, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि यूएन का किस ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइम आपको जो नोबेल प्राइज है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर में यहाँ पे इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि हमारे जो 4th फेज का जो पोलिंग है आज के दिन देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 4th फेज का पोलिंग। तो आप देखिए कि वोटिंग का जो डे हुआ करता है उससे अर्लियर बिफोर जो डे है स्टूडेंट्स उससे एक दिन पहले का जो डे है इसको हम साइलेंस पीरियड के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। अब ये साइलेंस पीरियड क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक जो डे है डे बिफोर द वोटिंग का जो डे है उस दिन कोई किसी भी तरीके का आपको जो कैंपेनिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू में, कि आप लाउड स्पीकर को नहीं यूज कर सकते हो। लार्ज लेवल के ऊपर में आप रैलीज है या प्रोटेस्ट है उसको भी नहीं कैरी कर सकते हो। कंप्लीटली जो साइलेंस पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ पे जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा क्या हाउस होल्ड डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो भी नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट डोर टू डोर कैंपेनिंग को अलाउ किया गया है साइलेंस पीरियड के दौरान में, बट आप देखिए कि लाउड स्पीकर का यूज नहीं है। लार्ज लेवल के ऊपर जो मीटिंग्स है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं मेंशन है साइलेंस पीरियड के अंदर में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन के रूप से ऑब्जर्व किया जाएगा अगर किसी के द्वारा साइलेंस पीरियड को यहाँ पे वायलेट किया जाता है तो 4th फेज का वोटिंग होगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में डिफरेंट फेज के अंदर में जो जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट होने वाला है। तो आप देखिए कि आज 4th फेज का किस सीट्स के ऊपर वोटिंग है। सपोज कीजिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर में कुछ सीट्स है जहाँ पे 4th फेज का वोटिंग में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो क्या जो रेस्ट सीट्स हैं वहाँ पे भी आपको साइलेंस पीरियड देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो बाकी जो सीट्स हैं वहाँ पे साइलेंस पीरियड नहीं रहेगा, वहाँ पे आप अपना जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है उसको कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि जो रफा नाम का जो सिटी है जो कि सदर्न पार्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि इजराइल का जो मैप है उसको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलता है गाजा स्ट्रिप, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो गाजा स्ट्रिप है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है इस गाजा स्ट्रिप के अंदर में आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको मेडिटेरियन सी देखने के लिए मिलता है। क्या पर मेडिटेरियन आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप के द्वारा जो मेडिटेरियन सी है उसका डायरेक्ट एक्सेस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस एरिया से भी जो इजराइल का जो अथॉरिटीज़ है उनके थ्रू जो कंट्रोल है वो देखने के लिए मिलता है नॉर्दर्न पार्ट से भी ईस्टर्न पार्ट से भी। आप देखिए कि ओनली एक सदर्न पार्ट हुआ करता था। जो रफा नाम का जो सिटी है ये सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो ये जो रफा का जो एरिया है रफा का भी जो आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपको ये रफा बॉर्डर देखने के लिए मिलता है जो किसके साथ में ये जो सिनाई पेनिनसुला है, साइनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। इजिप्ट की जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा इस एरिया को बेसिकली जो कंट्रोल है वो किया जाता है। पर प्रेजेंट समय में इजराइल के द्वारा अपनी फोर्सेज को सेंड किया गया, पर्सन्स के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है वहाँ से। आप देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे रफा से लोग वेस्टर्न पार्ट के लिए माइग्रेट कर रहे हैं कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग में। तो उन सभी सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया। आपको ये जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजराइल के रिगार्डिंग में। रसिया यूक्रेन क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से जब हम डिस्कस करते हैं तो 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखिए उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे रसिया यूक्रेन क्राइसिस के रिगार्डिंग में। उसके जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे रफा के पर्सपेक्टिव से, इसका नॉर्दर्न सदर्न के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से कंट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड हैं उनके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जॉर्डन देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको सीरिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है, जॉर्डन रिवर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लटीनी रिवर है। इसके अलावा ये साइनाई पेनिनसुला है। साइनाई पेनिनसुला बेसिकली मेडिटेरियन सी है और रेड सी को यहाँ पे सेपरेट किया करता है। साइनाई पेनिनसुला आपको इजिप्ट का देखने के लिए मिलता है बट एशिया के अंदर ये सिचुएटेड है। तो ओनली पार्ट है इजिप्ट का जो एशिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और एशियन कॉन्टिनेंट को इजिप्ट के साथ में कनेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पोर्टेंट रोल है साइनाई पेनिनसुला का। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेड सी है। क्या रेड सी ये इजराइल के साथ में कनेक्टेड है? तो आपको स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू इसका जो कनेक्टिविटी है, एक पार्ट का जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू में, जो जॉर्डन के साथ में भी अपना जो रेड सी से कनेक्टिविटी करता है।
यहाँ पे यमन नाम का जो कंट्री है जहाँ पे होती रिबेलियंस है, जिनके द्वारा आप देखिए कि काफ़ी सारे जो कार्गो वेसल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है रेड सी के अंदर में। इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको सऊदी अरेबिया देखने के लिए मिलेगा। सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा नाम का जो सिटी है, सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा नाम का जो सिटी है, जेद्दा नाम का जो सिटी है वहाँ पे क्या सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। एक तो आपको ये जो हमारा जो सी लेवल है, जो सी के अंदर जो माइग्रेशन है, जो नेवल फोर्सेज हैं, कार्गो वेसल्स हैं, उनका बेसिकली एक जेद्दा कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जेद्दा कोड ऑफ कंडक्ट है जो इसके रिगार्डिंग में है कि कोई भी जो पायरेट्स हैं उनके द्वारा अटैक ना किया जाए, उसको किस तरीके से टैकल करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको इसी सिटी के अंदर में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे रेड सी से अपना एरिया शेयर करते हुए सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आपको इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। वर्ल्ड के अगर हम कंट्रीज का ओवरऑल पॉपुलेशन को यहाँ पे कंपेयर करें, मलेशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर में, बट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो मेंबर है वो नहीं है। काफ़ी बार गेस्ट स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया गया है, बुलाया गया है इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें। लास्ट टाइम आप देखिए कि 2019 के समय बुलाया गया था। इससे पहले स्टूडेंट्स इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का एक सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है कि जब पाकिस्तान का मोर कंसोलिडेशन हुआ करता था वेस्टर्न पावर्स के वहाँ पे, और याद देखिए कि जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है 1969 का वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स। 1969 के समय में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको बेसिकली सेंड किया गया था वहाँ पे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो लेटर फॉर्म में आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे। जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था तो उस समय वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो आप देखिए कि जब वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है विजिट के लिए गए थे, एंड ऑफ द डे कंप्लीट जो वहाँ पे पहुँचने वाले थे उससे पहले पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। वेस्ट एशिया की जो पावर्स हैं उनका उस समय कंसोलिडेशन, गुड रिलेशंस हुआ करते थे। तो आप देखिए उस समय में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो नहीं देने दिया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं इंडिया का। आप देखिए उसके बाद में जो सेल्फ सफिशिएंसी है इंडिया ने अडॉप्ट किया, अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, और भी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर में, जिसकी वजह से इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशन है आज आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि डेमोग्राफिक मिथ के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पीएम को इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अलावा आप देखिए कि और भी जो इन्वेस्टमेंट है और भी काफ़ी सारे जो डिफरेंट एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा एडवाइस है वो किया जाता है। तो ये पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी है जो पीएम को एडवाइस करने के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो उसको एडवाइस करने के परस्पेक्टिव से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब इसको फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को? ये आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसको फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया। क्या यह आप देखिए कि 1947 के समय में जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया तो उसी समय से आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल देखने के लिए मिलता है पीएम के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स ये आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डेमोग्राफी के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा यहाँ पे उसको एनालिसिस किया गया है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे एक इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम उसको एक क्राइटेरिया मानेंगे तो आप देखिए अगर हायर पॉपुलेशन ग्रोथ है किसी भी कम्युनिटी के अंदर में या किसी भी सेक्शन के अंदर में, तो वहाँ पे आपको लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में अगर बताया जाए तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ का जो किस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, एजुकेशन स्टेटस किस तरीके का है, उसके रिगार्डिंग में एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए उस रिपोर्ट के अंदर में काफ़ी कुछ बताया गया था स्टेटस के रिगार्डिंग में
इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया यहाँ पे इंटरनेशनल जो कोविनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है उसका पार्ट है। यूएनएचआरसी के द्वारा इंडिया को या हर एक स्टेट जो उस कन्वेंशन का पार्ट है उसको बेसिकली कहा गया है कि आप किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है उसको नहीं कैरी कर सकते हो किसी माइनॉरिटी सेक्शन के रिगार्डिंग में या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए ये कौन सा कोविनेंट है, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR है, जो यूएनएचआरसी के द्वारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसके द्वारा बेसिकली एडवाइस किया जाता है या हर एक कंट्री को रिव्यू किया जाता है उनका जो अप्रोच है उसके रिगार्डिंग में। यूएनएचआरसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए 2006 के समय इसको क्रिएट किया गया था। 47 मेंबर्स हुआ करते हैं। एक टर्म जो कितना साल का देखने के लिए मिलेगा, 3 ईयर का। 2 टर्म है किसी भी कंट्री के द्वारा कंटिन्यूस लिए जा सकते हैं। एरिया वाइज यहाँ पे कुछ सीट्स हैं वो फिक्स हैं, जैसे एशिया पैसिफिक से कितना सीट फिक्स होगा, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिका का जो एरिया है वहाँ से कितना सीट फिक्स है, ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 टर्म अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो आप देखिए कि आपको एक जो गैप है उसको अचीव करना होगा, उसके बाद में आप 3rd टर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो यूएनएचआरसी के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो IIP इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो लिटिल बिट स्लो फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट मंथ का जो IIP इंडेक्स है उसको पब्लिश किया गया है। स्टूडेंट्स IIP का जो इंडेक्स है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे आप देखिए कि NSO के द्वारा जो GDP का एस्टिमेशन है उसको भी बताया गया है। अगर हम IIP इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है उसके अंदर प्रोग्रेस है वो देखने के लिए मिला है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। कोर सेक्टर एरियाज के बारे में तो हमने मल्टीपल टाइम्स उसको डिस्कस किया है। IIP इंडेक्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, बेस ईयर को भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है कोर सेक्टर के बारे में तो आप देखिए कि जो IIP इंडेक्स हुआ करता है उसका 40% जो वेटेज है, 40% जो वेटेज है वो आपको कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज है उनका वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो 40% है इसके अंदर भी कुछ 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिनको कि डेजिग्नेट किया गया है, उनका भी एक अलग अलग रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है, अलग अलग उनका जो परसेंटेज है वो देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट आप देखिए कि कौन सा इंडस्ट्री का यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है, इस तरीके से आपको रीड करना है IIP इंडेक्स के अंदर में जो कोर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है उनके परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और जो यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उनके रिगार्डिंग में एक ट्रेड डील है जिसको कि साइन किया गया था मार्च या फरवरी के मंथ के दौरान में। और आप देखिए कि उससे पहले इंडिया के द्वारा रिसेंटली और भी काफ़ी सारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड डील है, उनको यहाँ पे साइन किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिसेंटली इंडिया और यूके और इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूके यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है वो रिसेंटली कोल्ड फेज के अंदर में है। क्यों है कोल्ड फेज के अंदर में उसका नेगोशिएशन? क्योंकि आप देखिए कि इंडिया के अंदर इलेक्शन का जो समय है वो होने की वजह से कोई भी इलेक्शन के दौरान में जो आपको कोई भी गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली पावर के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो उस समय में कैबिनेट के द्वारा या PM सर के द्वारा जो डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं इलेक्शन ईयर के दौरान, इलेक्शन का जो समय है उस दौरान में भी। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ये जो नेगोशिएशन है वो एक कोल्ड फेज के अंदर है, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्शन का समय है। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन यूके से पहले जो डिस्कशन है अभी रिसेंटली यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में एक ट्रेड डील है जिसको साइन किया गया। और उससे पहले भी कुछ कंट्रीज जिनके साथ में ट्रेड डील है इंडिया का साइन हुआ था। कौन कौन से कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर में आपको यूनाइटेड अरब अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉरिशस है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ट्रेड डील है उसकी डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो अर्लियर जो ट्रेड डील है उनका क्या डिफरेंस हुआ करता था, जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है उनके साथ में जो ट्रेड डील की गई है उसमें क्या डिफरेंस है, इंडिया को किन क्राइटेरियाज के ऊपर ध्यान रखने का ज़रूरत है फ्री ट्रेड डील की रिगार्डिंग में, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए जिनके साथ में इंडिया के द्वारा जो ट्रेड डील है उसको साइन किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो आइसलैंड नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। आइसलैंड के अलावा आप देखिए कि लिंचटेनस्टाइन नाम का एक कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लिंचटेनस्टाइन नाम का एक कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्वे है, नॉर्वे के अलावा यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। तो ये बेसिकली जो कंट्रीज है जिनके साथ में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो ट्रेड डील है इंडिया के द्वारा साइन किया गया। ट्रेड डील का क्या आउटकम है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर में इतना इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा कैरी किया जाएगा। 1 करोड़ जो जॉब्स हैं उनके क्रिएशन के बारे में भी बात किया गया है इस ट्रेड डील के अंदर में कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा,
हर एक ईयर के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 1 करोड़ जो जॉब्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 1 करोड़ जो जॉब्स हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। तो इंडिया के द्वारा और जो बेसिकली जो ट्रेड डील्स को साइन किया गया उसके अंदर में ये जो डिस्कशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है कि इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो मिलियन ऑफ जॉब्स का जो क्रिएशन है, सॉरी जो मिलियन ऑफ जॉब्स का जो क्रिएशन है उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है वो आपको बेसिकली अदर जो ट्रेड डील्स है वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से इंडिया को जो फ्री ट्रेड जो एसोसिएशन की जो पॉलिसीज है उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको जो ध्यान में है वो रखना चाहिए। तो उसी का कंप्लीटली डिस्कशन है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में है कि हमारे यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इलेक्शन ईयर के दौरान में क्या ये बेसिकली एक डिस्कशन का टॉपिक है। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बेसिक्स को हम डिस्कस करते हैं एक बार। आप देखिए कि जब भी हम हाउसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में आपको 1.7 मिलियन जो पर्सन्स हैं, 1.7 मिलियन जो पर्सन्स है वो आपको हाउसलेस उनका सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है 2011 का जो सेंसस है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 1.7 मिलियन जो पर्सन है जिनके पास में प्रेजेंट समय में घर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 21 के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया है कि राइट ऑफ हाउसिंग है, हर एक पर्सन को राइट ऑफ हाउसिंग है अंडर द राइट ऑफ लाइफ। तो राइट ऑफ हाउसिंग है उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर में। इंडिया क्या हम अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, क्या यहाँ पे हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग का जो स्कीम्स है जो बेसिकली जो प्रॉमिस किया गया था वो फुलफिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या मोर नंबर ऑफ पर्सन है जो आउट ऑफ हाउस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1985 के समय में फर्स्ट टाइम आपको हाउसिंग के रिगार्डिंग में जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट टाइम आप देखिए कि इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है उसको लाया गया था। इंदिरा आवास योजना के बाद में स्टूडेंट्स ये रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से हुआ करता था। 2004 के समय में आपको जवाहरलाल नेहरू नेशनल जो बेसिकली हाउसिंग का एक मिशन है जिसको कि हम जन्नू राम के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि जन्नू रैम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली स्कीम लाया गया अर्बन एरियाज के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट 2008 के समय में एक पारिक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है हाउसिंग के पर्सपेक्टिव से, एक पारिक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। पारिक कमेटी के द्वारा बेसिकली हाउसिंग का जो स्पीड है, जितने लोगों का डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि 2014 के समय जो न्यू गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में आती है, उनके द्वारा 2015 के समय में अर्बन एरिया और रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से जो हाउसिंग स्कीम्स है उनको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से भी है और रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से भी है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर में बेसिकली 1.18 करोड़ जो हाउसेज है उनका प्रॉमिस किया गया था। आप देखिए उसके अंदर में कुछ सेक्टर्स के अंदर में जो अच्छा प्रोग्रेस है वो देखने के लिए मिला है। कंप्लीट अगर हम कहें कि 100% जो हाउसिंग का जो अप्रोच है वो हुआ है, 100% नहीं हुआ है स्टूडेंट। कुछ जो डाटाज है उसके अंदर लैकिंग देखने के लिए मिलेगा, बट प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। कहीं पे आप देखें कि मोर देन द 70% है, कहीं 80% जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ पार्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग में स्लम एरिया है, जो स्लम एरिया है उसका रिहेबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट भी है। सपोज कीजिए स्लम का एरिया है, यहाँ पे इतना स्प्रेड हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल लेवल के ऊपर जो हाउसिंग है फ्लैट कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हाउसिंग है उनको डेवलप किया जाए। इस बाकी एरियाज को जो बेसिक सर्विस है लाइक द जो पार्क का सिचुएशन है, स्कूल है, जो गार्डन है, उनके पर्सपेक्टिव से इसको बनाया जा सकता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके रिगार्डिंग में। तो ये आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का ही जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रोमिसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। राइट टू हाउसिंग जो है, आपको हाउस होना चाहिए, आपके सर के ऊपर जो छत है वो होना चाहिए। वो आर्टिकल 21 का जो पार्ट है राइट टू लाइफ उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कॉटलैंड के अंदर में रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला। तो स्कॉटलैंड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपने ग्रेट ब्रिटेन के बारे में रीड किया होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन का ही जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो आप देखिए कि इंग्लैंड जो कंट्री है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसी को बेसिकली हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। इसका कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो इसका कैपिटल है। एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो आपको स्कॉटलैंड का कैपिटल देखने के लिए मिलेगा।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके रिगार्डिंग में है, क्लाइमेट चेंज का जो पॉलिसी है, नेट जीरो का वहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे, कुछ क्लाइमेट के कुछ टारगेट्स हैं उनको अचीव करना था स्कॉटलैंड का जो मिनिस्ट्रीज है उनके द्वारा, बट आप देखिए कि उन टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सकता है प्रेजेंट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन ये था कि कंप्लीट जो इन्वायरमेंट का जो पॉलिसीज है उनको स्कार्प करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में डिज़ाइन देखने के लिए मिला, वो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्कॉटलैंड के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, लिटिल बिट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है, क्योंकि वहाँ पे नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करना था, वो अचीव करने में नहीं, जो पॉलिसी जो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे डिमांड को, तो उसकी रिगार्डिंग में डिजाइन वहाँ पे देखने के लिए मिला। और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, करप्शन भी है, करप्शन एक मेन इशू है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक मेन इशू हो सकता है, अदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ में जो पॉलिटिकल कुछ अलायंस है, पॉलिटिकल कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको भी यहाँ पे एक मेन रीजन माना गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हमने स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, नेट जीरो के बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया का जो नेट जीरो का जो टारगेट है वो क्या ईयर है, 2017 इंडिया ने बेसिकली जो कार्बन न्यूट्रलिटी या जो हमारे यहाँ पे नेट जीरो का जो टारगेट है वो रखा गया है। ये बेस ईयर, ये ईयर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट वर्ल्ड के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, कुछ कंट्रीज के द्वारा 2050 रखा गया है, कुछ कंट्रीज के द्वारा 2060 रखा गया है, बट इंडिया के द्वारा अपना जो डिमांड है, अपना जो पब्लिक का जो डिमांड है उसको देखते हुए 2070 है, उसको एज ए पब्लिक यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है वो रखा गया। स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। एडिनबर्ग के बारे में जब भी आप रीड करते हो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए। यूनेस्को के द्वारा 2004 के समय में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, उसका एक बेसिकली प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो सिटीज़ है उनके क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग में उनको रैंकिंग किया जाता है, उनका जो प्रोग्रेस है उसको देखा जाता है। ये इस सेक्टर के अंदर में क्रिएटिव सिटी है, जैसे कि फिल्म के अंदर में, क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से, म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से, ऐसे अलग अलग एरियाज हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो चेन्नई है, वाराणसी है, वो म्यूजिक के कैटेगरी के अंदर में है। तो स्टूडेंट जो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि लिटरेचर के रिगार्डिंग में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो लिटरेचर सिटी है उसके रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है। क्या इंडिया से भी कोई सिटी है जिसको कि लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है, कहाँ पे है, केरल के अंदर में है। कोझिकोड नाम का जो सिटी है उसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको एडिनबर्ग का पता होना चाहिए कि फर्स्ट सिटी जो आपको लिटरेचर सिटी के रूप से देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि केरल का जो कोझिकोड है, केरल का कोझिकोड है जो ग्वालियर है, उस को ऐड किया गया है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर। ग्वालियर को म्यूजिक के कैटेगरी के अंदर में, क्योंकि तानसेन का जो जन्म है आपको ग्वालियर के वहाँ से देखने के लिए मिलता है। ग्वालियर घराना है, उसके रिगार्डिंग में भी आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द डिजिटल लॉकर के बारे में है। क्या है डिजिटल लॉकर का कॉन्सेप्ट, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है, उनका रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 2015 के समय में हमारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल वे में यहाँ पे सेव किया जा सके, उनको एक जगह रखा जा सके। और हमारे काफ़ी सारे ऐसे वर्क हैं जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, मार्कशीट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे वर्क हैं जिसके अंदर इस डिजिटल लॉकर है उसको आप यूज कर सकते हो। इंडिया का जो बेसिकली पेपरलेस इनिशिएटिव है, जो पेपरलेस इनिशिएटिव है उसका एक कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया का जो पेपरलेस इनिशिएटिव है उसके रूप से वर्क किया करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपरलेस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे काफ़ी सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पेपरलेस आपको देखने के लिए मिलती हैं कि वहाँ पे पेपर है उसका यूज नहीं किया जाएगा, डिजिटल वे में ही आपको जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। कौन सा स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेपरलेस है उसको अडॉप्ट किया गया था? क्या वो उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली है, या हिमाचल प्रदेश है, या कर्नाटक है? कौन सा स्टेट है उसके पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने पेपरलेस जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया था अपने वर्किंग प्रोसेस के अंदर में। डिजिटल लॉकर भी मेन इनिशिएटिव है पेपरलेस इनिशिएटिव का ही इंडिया का। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में डिस्कस किया गया है। मिटी का जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री आपको नोडल मिनिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि
270 मिलियंस हैं जो इसके यूजर्स प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलते हैं। बट काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में कंसर्न भी रेज किया जाता है कि क्या पर्सन्स के द्वारा आपका जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डार्क वेब के ऊपर में यूज़ कर लिया गया तो इस तरीके की कंसर्न्स है, वल्नरेबिलिटी के जो कंसर्न्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंटिन्यूस आपको जो अटैक हैं, जो कंटिन्यूस अटैक्स हैं, वो साइबर अटैक्स हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे साइबर अटैक्स किए जाएं। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटली कनेक्टेड आपको देखने चाहिए। आप देखिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे भी डिजिटल आपको कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे काफ़ी बार ये डिस्कस किया जाता है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में भी, जैसे कि एक आपको I4C नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे डिजिटल सेक्टर या साइबर जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है। NCRB की रिपोर्ट के अंदर भी कितने जो साइबर क्राइम्स है वो देखने के लिए मिले, साइबर अटैक्स कितने यहाँ पे कैरी किए गए हैं। तो उसका एक कंसर्न है डिजिटल लॉकर के बारे में, मीटी मिनिस्ट्री है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन डिजिटल लॉकर के बारे में। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, हर 1 किलोमीटर के ऊपर में 2 करोड़ का इंडिया का स्पेंडिंग है। क्यों स्पेंडिंग है स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा क्यों इतना खर्चा किया गया है? एक तो आप देखिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के समय लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस फोर्सेज है उनका कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, उनको एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से, उसी के रिगार्डिंग में आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जिनको यहाँ पे ऐड किया गया है? लद्दाख आपको देखने के लिए मिलता है। लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश है। तो स्टूडेंट्स ये जो एरियाज हैं वो आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक ब्रिज को शो किया गया है, रिवर वहाँ से फ्लो किया करता है। जो टोपोग्राफी है वो हाईली आइसोलेटेड टोपोग्राफी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उस कनेक्टिविटी को यहाँ पे ईजी वे में डेवलप करने के रिगार्डिंग में कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग में आपको ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जिसको कि 2023 के समय लॉन्च किया गया था। आप देखिए कि निज्जर का एक केस है वो सामने आया था इंडियन और कनेडियन अथॉरिटीज़ का। उसके बाद में जो रिलेशंस हैं वो आपको डिटेक्टिंग कंडीशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ पर्सन्स हैं, उनका जो नेम है, कुछ अरेस्ट है वो कैरी किए गए हैं। 5 आई अलायंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 आई अलायंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। कनेडियन अथॉरिटीज़ ने जब वो बेसिकली स्टेटमेंट इशू किया गया था G20 मीटिंग के बाद में। आप देखिए कि 5 आई अलायंस क्या है? 5 कंट्रीज़ का एक अलायंस है जिसके अंदर इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया जाएगा। यूएस है, यूएस और यूके इसके इनिशियल पार्टनर हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। बाद में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नाम का जो कंट्री है वो भी आपको इसके पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आप देखिए कि किस एरिया के अंदर में इस जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है, आपने कोंगटा मारू इंसिडेंट के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर रीड किया होगा। जो कनाडा का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इवन यूएस का भी जो वेस्टर्न कोस्ट है, आप देखिए कि जिसके अंदर सीटल नाम की जो जगह है, ये वो एरियाज हैं जो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दौरान में भी यूनाइटेड इंडियन हाउस है उनका जो इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे हमारे जो गदर पार्टी है उनके द्वारा भी अपने ऑफिसेज हैं उसी एरिया के अंदर में ओपन किए गए थे। तो आप देखिए कि वैनकूवर का जो रीजन है जहाँ पे लुम्बरिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग वे में जो इंडस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। तो जो वैनकूवर का जो एरिया है, वैनकूवर के अलावा सीटल का जो एरिया है यूएस के अंदर में, तो यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो उस एरिया के अंदर में असैसिनेशन का एक अटैक हुआ था जिसके अंदर में कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे। उसी के रिगार्डिंग में 5 आई अलायंस और न्यूज़ के अंदर में था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिया, कनाडा और निज्जर का जो केस है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया के द्वारा जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया कोविड-19 के समय में, लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। हमको बेसिकली आप देखिए कि चाइना के द्वारा जिस तरीके से प्रोग्रेस किया गया, तो हमको अगर कम्पीट करना है किसी भी कंट्री के साथ में, तो हमारा जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको बूस्ट करना होगा। चाहे डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस के अलावा आप देखिए कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
हो, ट्रेड का एक्सपोर्ट हो, हर एक सेक्टर के अंदर में। और जो जो कोर एरियाज है जहाँ पे हमारा प्रोग्रेस को हम कैरी कर सकते हैं वहाँ पे उनको ज़रूरत है, तो इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। मेघालय के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, रेड होल माइनिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। रेड होल माइंस उनको कैरी किया जाता है। उसी का कुछ फोटो दिखाया गया है। वल्नरेबल ये स्टेट का सिचुएशन बताया गया है इस हिली एरिया के अंदर में जहाँ पे रेड होल माइनिंग है उसको कैरी किया जाता है। रेड होल माइनिंग किसके रिगार्डिंग में, कोल का एक्सट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। लोकल पर्सन्स के द्वारा आप देखिए कि जो कोल का जो एक्सट्रैक्शन है खुद के डोमेस्टिक कंजप्शन के पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक वे में उसको यूज किया जा सके। कुछ लोगों के द्वारा उस कोल को इस वजह से भी निकाला जाता है कि उसको बेसिकली वो सेल कर सके मार्केट के अंदर में। अगर हम इस जो प्रोसेस है, जो रेड होल माइनिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि डिटोरेटिंग कंडीशन के अंदर में है। काफ़ी बार वहाँ पे माइनिंग्स के अंदर में कोलैप्स का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। साइंटिफिक ये जो माइनिंग का जो सिचुएशन है वो नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग में एनजीटी के द्वारा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा 2014 के समय इसको बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको बैन कर दिया गया था स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स मेघालय का जो रेड होल माइनिंग्स है उसी के पर्सपेक्टिव से फिर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम जस्टिस काकातिया का जो कमेटी है उसके रूप से जानते हैं। आप देखिए जो काकातिया कमेटी है, काकातिया कमेटी के द्वारा पुअर प्रोग्रेस है उसके बारे में कहा गया है कि रेड होल माइनिंग का जो डैमेज है, जो डैमेज वहाँ पे मेघालय के अंदर हुआ उसका जो पुअर प्रोग्रेस है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स मेघालय के पर्सपेक्टिव से जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको गारो, खासी एंड जैंतिया जो हिल्स के एरिया हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि 3 हिल्स के जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, गारो है, खासी है और जैंतिया है। आप देखिए कि ये जो रेड होल माइनिंग्स है वो कहाँ पे कैरी किया जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेघालय के बारे में है। काकातिया जो पैनल है वो बनाया गया। एक आप देखिए कि आपको काकातिया डायनेस्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। काकातिया डायनेस्टी भी हुआ करता था। गोलकोंडा का जो एरिया है, रानी रुद्रमा देवी वहाँ से रूल किया करते थे। और भी आपको काफ़ी सारे जो आपको रूलर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर में आप देखिए कि रमप्पा एक टेम्पल है। रमप्पा टेम्पल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको भी बेसिकली वहाँ पे काकतिया डायनेस्टी के अंडर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन जिनको किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो किया गया था, उनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है। बेसिकली जो किडनी जो ट्रांसप्लांट किया गया था, इनको जो पिग का जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था, बट जो डेथ का जो रीजन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं और कुछ रीजन्स है वो देखने के लिए मिले हैं। एक मूवी के हैं, मूवी से रिलेटेड पर्सन है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के अंदर फ्लड देखने के लिए मिला है। नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसको एक पर्सन के द्वारा 29 टाइम्स यहाँ पे रीच किया गया है वहाँ पे। तो आप देखिए कि आपको माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है उसके बारे में पता होना चाहिए। 8849 उसका जो हाइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसका जो हाइट है वो इंक्रीज होता है। इसी के रिगार्डिंग में भी एक रिपोर्ट है 2021 के समय पब्लिश किया गया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? नेपाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी माउंट एवरेस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूजीलैंड से जो रोब नाम के एक पर्सन है वो हुआ करते थे। रोब नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। आप देखिए कि ये जो माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग में ही उनको उनका अपना जो कैंपेन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। 7 समिट जो आपको देखने के लिए मिलेगा इस ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि उनके द्वारा उनका जो डेथ है इसी माउंट एवरेस्ट के एरिया के अंदर हुआ था। उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार बताया जाता है कि क्यों उनका जो बेसिकली उनका जो बोर्डिंग है वहाँ पे मिसिंग हुआ, क्या ऐसे रीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। उसका मेन रीजन आप देखिए काफ़ी बार जो मैनेजमेंट का जो बुक्स हुआ करती हैं, मोटिवेशनल जो बुक्स हुआ करती हैं, उसके अंदर में चूँकि जो रोब नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली क्या हुआ कि जो बेसिक सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, जो वहाँ पे काफ़ी बार जो आपको जो तूफान है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो बेसिक सेफ्टी में जो मेजर्स हैं उनको इग्नोर किया गया। अपने एक साथी को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में उनका उस तरीके से जो डेड बॉडी है कभी उसको रिकवर नहीं किया गया माउंट एवरेस्ट के एरिया से। इन पर्सन के द्वारा 6 मंथ के अंदर जो 7 समिट का जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक कॉन्टिनेंट से जो हाईएस्ट पीक है उसको कैरी किया गया था। माउंट एवरेस्ट को भी 2 टाइम इनके द्वारा क्लाइम किया गया था। और इसी माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग में जो आपको एडमंड हिलेरी है, इनका काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि उनके द्वारा किस तरीके से उसको क्लाइम किया गया है। कभी अपना जो डिफीट है उसको उन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया, कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते रहे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रफा की रिगार्डिंग में है। रफा कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। जो डेथ टोल है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर 35,000 है वो हो चुके हैं।
यूएस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली इजराइल को वार्न किया गया था कि उनके जो वेपन्स हैं उनको ना यूज किया जाए, तो इसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सिविलियन अप्रोच के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। इंडोनेशिया के अंदर में जो फ्लड का सिचुएशन है, बस का कुछ इंसिडेंट है, तो ये एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर। आप देखिए कि एक साइंस का जो पेज है, लास्ट पेज, वहाँ पे अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है, जहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, वहाँ पे मज़ार शरीफ नाम का एक एरिया है, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि मज़ार शरीफ का जो एरिया है वहाँ पे जो पीपल्स हैं उनका फ़ोटो के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। आपको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।